वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। हम लोग रीड कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स और एनसीईआरटी की बुक्स में 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस हम रीड कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 शुरू कर चुके हैं और चैप्टर 2 की एक क्लास आप लोगों के लिए हम पहले ही दे चुके हैं। आज की क्लास जो होगी वह होगी मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, मौलिक अधिकारों से क्या तो ऑब्जेक्टिव बनते हैं और कोई भी एग्जाम अगर सिविल सर्विसेज वगैरह की है, पीसीएस की है, एसडीएम की है, उसमें अपन कैसे लिख सकते हैं। मेंस एग्जाम के लिए उपयुक्त शब्द जो मिलते हैं अपने को, वो कहाँ मिलते हैं? एनसीईआरटी की बुक्स में मिलते हैं। इन उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करके अपन अधिकतम मार्क्स एक्वायर कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से इस क्लास को देखेंगे और टॉपिक को समझे भी और ऑब्जेक्टिव क्या क्या निकलते हैं वो भी बात देखेंगे। डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। टॉपिक क्या है? भारत का संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव आपके स्टार्टिंग में निकला हुआ है कि भाग 3 जो है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। कौन से भाग में किया गया है? भाग 3। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाग 3 है। 3 है तो अधिकार 3 का आप अधिकार बना सकते हैं मूल अधिकार। किसमें है? भाग 3 में है। आगे बात समझ में, कितने मूल अधिकार प्रदत्त है भारतीय नागरिकों को? देखिए कितने मूल अधिकार प्रदत्त हैं। जो मूल संविधान था उसमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति के मूल अधिकारों को हटा दिया गया है। बहुत सारी बातें हैं मूल अधिकारों की, लेकिन इस बुक में क्या खास बात बता रखी है, चर्चा करते हैं। देखिए पहला भाग जो है, पहला अधिकार जो है कौन सा है? पहला अधिकार है समता का अधिकार। समता का अधिकार, इसमें अगर एग्जाम में मेंस में पूछ लिया कि समता का अधिकार एक टॉपिक आ गया, 2 नंबर का प्रश्न आ गया, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समझ रहे हो ना? इस बात को ध्यान से देखना आप। समता का अधिकार है, लिखेंगे क्या? अलग अलग भाषा शैली होती है सबकी, लेकिन सबसे प्रभावी भाषा शैली कौन सी है? जो इस एनसीईआरटी की बुक्स में मेंशन है, वह सबसे प्रभावी भाषा शैली होगी। देखिए क्या बात बता रखी है, कानून के समक्ष समानता। समता के अधिकार के अंतर्गत पहली खास बात क्या है कि प्रत्येक नागरिक, भारत का प्रत्येक नागरिक जो है वह कानून के सामने समान होगा। यानी कि कानून का व्यवहार जो है ना, वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर अलग अलग नहीं होगा। सबके साथ एक समानता का व्यवहार किया जाएगा। ये कौन सी बात कर रहे हैं? कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से संबंधित समता भारतीय नागरिकों को मिलती है इसके द्वारा। फिर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध समता के अधिकार के तहत है कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ हम धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। फिर दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। ठीक है। इन सभी जगह सभी जाति के लोग जा सकते हैं। ऐसा किसमें है? समता के अधिकार में है। रोजगार में अवसर की समानता। रोजगार में अवसर की समानता है, सभी को समान अवसर उपलब्ध होंगे। छुआछूत का अंत है और उपाधियों का अंत है। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? समता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब समता, अगर आपको पता है समता के अधिकार के बारे में, तो आप क्या लिख सकते हैं? समता लिख दिया। तो कौन कौन सी समता के बारे में बात कर रहे हैं? कानून के समक्ष समानता। कानून याद रहेगा आपको स्टार्ट करने के लिए। कानून के समक्ष सभी भारतीय नागरिक समान है। फिर आप देखिए वो सभी बातें, धर्म, वंश, जन्म स्थान, लिंग, जाति, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है, वर्जित है। ये किस में आ रहा है? समता के अधिकार में आ रहा है। फिर दुकानों पर, दुकानों, सड़कों आदि पर समान आचरण की का अधिकार जो है वो समता के अधिकार के अंतर्गत है। रोजगार, रोजगार में अवसर की समानता। याद रखो इन बातों को। रोजगार में अवसर की समानता,
अवसर का मतलब कि किसी को रोजगार देना है तो सबको समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई हम तो विशेष जाति के व्यक्तियों को इस भर्ती में के लिए योग्य मानेंगे, ऐसा नहीं है। सबके लिए विज्ञप्ति जारी करें, सबसे फॉर्म अप्लाई करवाएं, सबकी एग्जाम लें और उसके बाद सबके लिए रिजल्ट निकालें। ये क्या रहेगा? अवसर की समानता रहेगी। ठीक है, छुआछूत का अंत। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, उच्च जाति के लोगों द्वारा निम्न जाति के लोगों के साथ किसी प्रकार की छुआछूत नहीं की जा सकती। उपाधियों का अंत। ठीक है, किसी भी प्रकार की उपाधि कोई भी नागरिक स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद ग्रहण नहीं करेगा। राजा, महाराजा, सेनापति वगैरह वगैरह, इन सभी उपाधियों का अंत कौन सा अधिकार करता है? समता का अधिकार करता है। बातों को ध्यान में रखें। लिखना है तो जानना है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, किसके दुकानों में या तालाबों में या अपने ये कहेंगे धर्म स्थल जो होते हैं, स्नान घाट, वहां पर क्या है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अमुक जाति के लिए है, ठीक है, ये उच्च जाति के लिए, निम्न जाति के लिए। ऐसा भेदभाव अगर करते हैं तो वो कौन से अधिकार का उल्लंघन है? समता के अधिकार का उल्लंघन है। ये ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या कहता है? क्या कहता है स्वतंत्रता का अधिकार? कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को प्रोवाइड करवाता है? ध्यान से देखेंगे। देखिए, पहली बात है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपने भाषण देने की स्वतंत्रता है, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तीसरी बात संगठित होने की स्वतंत्रता है। भारत में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता है। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसको अधिकार है इस बातों के लिए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन से अधिकार के तहत है? तो आप बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार। कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई भी किसी के ऊपर लांछन लगा करके गिरफ्तार करवा सकता है। भाई कह दे कि इसने इस प्रकार से किया, लेकिन जब तक वह उसके ऊपर ये दोष सिद्ध नहीं हो जाते तब तक कानून उसका संरक्षण प्रोवाइड करवाएगा कि तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। तो यह बात क्या कह रही है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। फिर जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेदों की बात अलग से हम कर लेंगे। पहली बात क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेंस की एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, तो हम आर्टिकल लिख लिख करके बता दें। ठीक है, एक तो वो तरीका है, एक जो एनसीईआरटी की बुक्स कह रही है वो बात बता दें। तो वास्तव में प्रभावी बातें ये हैं। ठीक है, ये प्रभावी बातें हैं और अपने जो एग्जामिनर चाहता है ना वैसा आंसर यहां पर मिलता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार हैं। ठीक है, ये किसमें आता है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कई बातें होती हैं, अपने समझते हैं तो उसको याद करते हैं ना। देखो, रीड करना अलग चीज है, समझना अलग चीज है। इसको अगर याद करना है तो लगभग एक शब्द जो है अपने को काफी कुछ बात कर रहा है। सभा, अगर आपको पता है, सभा के साथ स्वतंत्रता ऐड कर देंगे ना तो काफी बातें याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सभा करेंगे तो अपन क्या करेंगे भाई? भाषण देंगे। ठीक है, भाषण देंगे तो अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है, और सभा कब होगी? जब अपन संगठन बनाएंगे तब सभा होगी। तो फिर संगठन कहां बनाएंगे? भारत में कहीं पर भी जाकर के बनाते हैं ना, तो आने जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सारी बात क्या है, एक तरह से इंटरकनेक्टेड लगती है। मतलब ध्यान से रीड करेंगे तो सारी बातें इसमें अपने आप याद होती हैं। जब लिखने बैठेंगे तो बात याद नहीं होती है, इसलिए कनेक्ट कर लीजिए, स्टेपल कर लीजिए माइंड के साथ, याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत बार पूछ लेते हैं प्रश्न ये शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा पूछते हैं? बंधुआ मजदूरी जो है कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन है? बंधुआ मजदूरी कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो आप बताएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका उल्लंघन
करता है अगर कोई बंधुआ मजदूरी करवाता है। मानव का दुर्व्यापार, मानव जो है उसी का व्यापार, मानव की फरोख्त जो है वह कौन से अधिकार का उल्लंघन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है। फिर बच्चों को मजदूरी करवाना, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करवाना, यह कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका उल्लंघन है। छोटी छोटी बातें हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। एनसीईआरटी रीड कर रहे तो काफी बातें अच्छी बातें हैं, लिखने के लिए बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल या जो लिखने वाला जो मटेरियल यहाँ पर मिल जाता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 बातें बता रखी है, मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी। फिर बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, जोखिम वाले कामों में, कौन से में? शोषण के विरुद्ध अधिकारों में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई भी भारत का नागरिक किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर सकता है, किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को छोड़ सकता है, यह उसकी अपनी स्वतंत्रता है। ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे। क्या क्या खास बातें हैं? आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। किसकी? आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। फर्स्ट बात है, आस्था और प्रार्थना की आजादी है। किसमें भी कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक आस्था रख सकता है, ठीक है, प्रार्थना कर सकता है, उसको इस बात की आजादी भारत का संविधान देता है। नेक्स्ट, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आजादी। अगर कोई धार्मिक कार्य वह कर रहा है तो उसका मैनेजमेंट करने को उसको पूरी आजादी है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। मतलब कर अदायगी की, करों में छूट है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की अभिवृद्धि करता है, उसके लिए धन एकत्र करता है, तो उसके लिए वो टैक्स दे नहीं दे, ऐसा भी उसको छूट दी गई है। ठीक है। कई देते हैं, कथावाचक होते हैं, मंदिरों में जो चंदा आता है वो क्या है? टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगता है उसके ऊपर, क्योंकि यह अधिकार कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उच्च शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक या शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको अपन कह सकते हैं। क्या क्या खास बातें हैं देखिए। अल्पसंख्यक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधी शैक्षिक अधिकार आ गया। दो नंबर का जनरली पूछ लिया जाता है, ये आईएएस में, आरएएस में ये जनरली पूछ लिया जाता है 2 नंबर का। तो इसमें क्या बातें लिखनी है? अल्पसंख्यक की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक है, जैन है, बौद्ध है, जो भी अल्पसंख्यक व्यक्ति भारत में निवास करते हैं, उनकी रक्षा के लिए भी उनको मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। कौन कौन से, क्या बात बता रखी है? उनकी भाषा, वो अपनी भाषाएं बनाए रख सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। उसके लिए कोई अन्य धर्म वाले व्यक्ति उसको ओबलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक है, उनको अपनी खुद की शैक्षणिक संस्थाएं खोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत बढ़िया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। कौन से संविधान अधिकार को? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको। क्यों? क्योंकि सभी अधिकार, अगर कोई सरकार, यदि आपके मूल अधिकार हैं, उनको किसी सरकार के द्वारा उनका हनन किया जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा उनका हनन किया जाता है, किसी संस्था के द्वारा उसका हनन किया जाता है, किसी ठेकेदार के द्वारा उनका हनन किया जाता है, तो ये उन मूल, बाकी के जितने भी मूल अधिकार हैं उनके संरक्षण का वचन देता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहता है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। अगर कोई मूल अधिकार का हनन होता है या आपको किसी मूल अधिकार से वंचित किया गया है, तो उसको लागू करवाने के लिए
किसकी सहायता, किसकी शरण में जाना पड़ेगा आपको? न्यायालय में इसकी आप शिकायत कर सकते हैं। न्यायपालिका जो है उसको सुनेगी और आपको यह अधिकार प्रदान करवाएगी। ये संक्षेप में मूल अधिकारों के बारे में वर्णन था। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हम इसको और रीड कर लेते हैं। देखिए, डिस्क्रिप्टिव इनको और रीड करेंगे तो बहुत सारी बातें अपने सामने निकल करके आएंगी। तो देखिए, पहले हम रीड करेंगे किसको? समता का अधिकार जो है उसको। समता का अधिकार क्या कह रहा है? यह अपने को एक्सप्लेनेशन देगा पूरा, ये अपने को समझाएगा कि समता का अधिकार वास्तव में किस प्रकार से जरूरी है, क्यों जरूरी है, और समता का अधिकार वास्तव में है क्या। ये सारी बातें ये एग्जाम्पल जो है देख करके अपने को समझाएगा। बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है? देखिए, निम्न दो स्थितियों पर विचार करें। दो स्थितियां अपने सामने ये पैदा करने वाला है, इसको अपने को समझना है। क्या बात कहना चाह रहा है? ये काल्पनिक स्थितियां हैं, मतलब आप इमेजिन करना, आपको कल्पना करनी है कि इस प्रकार का हो सकता हो, इस प्रकार का अपने साथ कोई घटना होती है, तो ये कौन सा अधिकार जो है, कौन से अधिकार का उल्लंघन है, ध्यान से देखना। पर स्थितियां हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं। ये तो काल्पनिक हैं, लेकिन ये बातें वास्तव में घटित होती हैं। ठीक है, देश में ये घटना, गांव में ये घटना, शहरों में ये घटनाएं होती हैं। हालांकि यहां पर कल्पना करके अपने को बता रहा है, लेकिन ये घटनाएं वास्तव में घटित होती हैं। क्या खास बात है? देखिए, स्वदेश कुमार है, कोई व्यक्ति है, नाम है स्वदेश कुमार। कोई व्यक्ति है, नाम है क्या? स्वदेश कुमार एक नाम का एक व्यक्ति है। अपने गांव गया, गांव जाता है, सब जाता है, शहर से गांव में भी जाते हैं। ठीक है, उसके पास उसका एक दोस्त भी था, और गांव, शहर से गांव आते हैं तो एक दोस्त भी जनरली आ ही जाता है। उसका दोस्त रहते ही हैं सभी के। ठीक है, आप लोगों के भी एक दो दोस्त होंगे। ठीक है, गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। गांव में चले गए, चलो चाय पी लेते हैं। ठीक है, चाय, ये नॉर्मल बात है, कल्पना है, लेकिन एक वास्तविकता सी अपने को लग रही है। चाय पीने की उसकी इच्छा हो गई, और दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था। दुकानदार क्या? स्वदेश कुमार को तो जानता था कि भाई अपने गांव का ही बच्चा है। ठीक है ना, ये भी जानता था ये अपने गांव का ही बच्चा है, और उस जात से बिलोंग करता है तो बहुत अच्छा है, और अगर निम्न जात से बिलोंग करता है तो बहुत बुरा है, या इसको कहेंगे कि नहीं, इसको टच नहीं करने देंगे। इस प्रकार की कुछ भावनाएं यहाँ पर परिकल्पित हो रही हैं, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का एटमोस्फियर। देखो, इससे पैराग्राफ से लगता है दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए, अब दोस्त और बैठा था, वह चाय बना रहा था, तो गिलास तो धोने पड़ेंगे ना, तो जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा, भाई तेरा क्या नाम है। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार जो था उसको तो एक सुंदर कप में चाय दे दी, एक बढ़िया सा कप दे दिया, और दूसरा जो दोस्त आया उसके साथ उसको डिस्पोजल कप में दे दिया, भाई चाय पियो, फेंक दे। लेकिन उसके दोस्त को क्या किया? कुल्हड़ में चाय दे दी। किसमें चाय दी भाई? कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था, क्योंकि वह दलित था। आ गई बात जातिवाद की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? टेलीविजन के एक चैनल में समाचार, दूसरी घटना और बता रही है। ये एक बात हो गई आपके सामने कि दो नागरिक, भारत के ही नागरिक आते हैं, शहर से गांव की ओर आते हैं। एक व्यक्ति जो था वह जाति से उच्च था, और जब दूसरा जो था, उसका जो फ्रेंड उसके साथ आया, वह दलित था। दोनों ने गांव में चाय पी, लेकिन जो उच्च जाति से बिलोंग करता था स्वदेश कुमार, उसको एक अच्छे से गिलास में, एक अच्छे से कप में चाय पकड़ाई जाती है, और जो उसका, उसी का फ्रेंड जो उसी के साथ रहता था, उसी को गांव में, शहर में कोई भेदभाव नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि वह उसी के साथ रह रहा था। गांव में आया तो उसको किसी दूसरे खराब कप में, तुलनात्मक रूप से खराब कप में, इसको अपन डिस्पोजल मान सकते हैं, नाम पूछता है। उसके बाद उसमें ऐसे कप में चाय पकड़ाता है, चाय देता है, ताकि क्या, इसमें क्या बात निकल करके आ रही है? यहां पर जातिवाद निकल करके आ रहा है, ये समता के अधिकार का उल्लंघन यहां पर निकल करके आ रहा है। ठीक है ना, पूछ ले आप लोगों से किस प्रकार का, ये कौन से मूल अधिकारों का यहां पर उस व्यक्ति के साथ, दलित व्यक्ति के साथ कौन से मूल अधिकार का उसके हनन हुआ है? तो क्या बताएंगे बच्चा? समता के
अधिकार जो है उसका उसके साथ हनन हो गया है। दूसरी घटना, इसको भी ध्यान से सुने, समझ में आती है, बहुत बढ़िया बातें यहां पर हैं, लेकिन अपन ऑब्जेक्टिव के पीछे पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्टिव अपने आप सही हो जाएंगे अगर अपना कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आ रहे हैं ना। टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार न पढ़ें। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो इस बात को, कि टेलीविजन का एक चैनल है, उसमें समाचार वक्ता है, समाचार देने वाले 10 व्यक्ति थे। उनमें से 4 जो व्यक्ति थे उनको रोक दिया गया कि आपको समाचार आगे नहीं पढ़ना है। क्यों रोक दिया गया, आगे देखिए। वे सभी महिलाएं थी जिन 4 को रोका, वो चारों क्या थी, महिलाएं थी। पुरुष टोटल मतलब 10 सदस्य थे, उसमें 6 तो थे पुरुष और 4 थी महिलाएं। पुरुषों को उन्होंने नहीं रोका आगे न्यूज पढ़ने के लिए, 4 महिलाएं थी उनको रोक दिया गया। क्या कारण रहा, इसका कारण यह बताया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके, उन्होंने ये बहाना बना लिया कि आप 45 साल के हो गए हो, आपकी आवाज जो है कर्कश हो गई है, इसलिए हम आप समाचार न पढ़ें। लेकिन खास बात एक बात और थी कि 2 पुरुष और थे, उनकी एज भी मेरी तरह 45 से पार थी। उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया कि नहीं आप पढ़ते रहो, महिलाएं हैं इनको जाने दो, ठीक है। क्या बात, 2 घटनाएं आपके सामने हैं, आपको कैलकुलेशन लगाना है कि कौन सी घटना में कौन से मूल अधिकार का हनन हुआ है। अगर इस प्रकार का होता है तो आपको किसकी शरण में लेनी पड़ेगी, किसकी शरण लेनी पड़ेगी, न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। कौन से मूल अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन अपने सामने आ जाएगा। देखिए ये अपन ने पहले रीड कर चुके हैं, उन्हीं का विश्लेषण है। इसके जस्ट आगे क्या कह रहा है, बात ध्यान से देखेंगे। ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि ये भेदभाव स्पष्ट, ये भेदभाव के स्पष्ट एग्जाम्पल हैं, एकदम साफ तौर पे ये इन एग्जाम्पल से अपने को स्पष्ट होता है, साफ तौर से अपने को बताते हैं कि दोनों में दो घटनाएं जो हो रही हैं उनमें दोनों में भेदभाव हुआ है। एक में महिलाओं के लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है और दूसरे में किसके साथ, जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, ठीक है। दोनों में भेदभाव हुआ है। यह भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण है, एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया है। ये बात यहां पर स्पष्ट कर रखा है, क्योंकि अपन पहले ही समझ चुके थे कि एक जाति के आधार पर भेदभाव है और दूसरा लिंग के आधार पर भेदभाव है। आपकी राय में ऐसा भेदभाव क्या उचित है क्या, ठीक है। मन से तो कहेंगे, वैसे तो कह देंगे अच्छा बनने के लिए तो कि हाँ भाई ठीक, उचित नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वास्तव में भारत देश में या बहुत सारे देशों में ऐसी जातिगत और लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है। समता का अधिकार, अब ये कह रहे हैं कि समता का अधिकार जो है ना, ये ऐसे ही और अन्य प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने का प्रयास है। समता का अधिकार जो है ऐसे ही भेदभाव जो होते हैं उनको समाप्त करने का प्रयास है। समता का अधिकार अगर आपको मिल गया तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी ठेकेदार, कोई भी सरकार आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, बशर्ते भारत पर ऐसी कोई विपदा नहीं आ रही हो जिससे कि उन अधिकारों का हनन करना पड़े, ठीक है। यह सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआ, स्नान घाट, पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। कोई भी व्यक्ति आपको जाति के आधार पर मंदिर में जाने से नहीं रोक सकता, स्नान घाट पर जाने से नहीं रोक सकता, कुओं आदि पर जाने से नहीं रोक सकता, मनोरंजन स्थल जो है वहां पर जाने से नहीं रोक सकता, होटलों, दुकानों आदि पर जाने से नहीं रोक सकता। कौन से अधिकार के तहत, समता के अधिकार के तहत। और देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं,
पढ़ने वाला चाहिए, क्योंकि किताबें जो होती है ना वो सच्चे साथी होते हैं, और किताबों को जिसने अपना फ्रेंड बना लिया है उसको सफलता मिलना निश्चित है, क्योंकि किताबें कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करती हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। केवल जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में, कहीं पर मंदिर में प्रवेश हो, कहीं पर मनोरंजन दुकानों में प्रवेश हो, होटलों पर प्रवेश हो, उसके आधार पर, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव वर्जित है। यह उपयुक्त आधार पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह इस बात को भी वर्जित करता है कि जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर बनना है, पीसीएस फाइट करनी है, एसडीएम बनना है, तो अमुक जाति का व्यक्ति ही एसडीएम बन सकता है, अमुक धर्म का व्यक्ति ही एसडीएम बन सकता है। ठीक है, अमुक लिंग का व्यक्ति ही एसडीएम या कलेक्टर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, आरएएस बन सकता है। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी बाध्यताओं को समता का अधिकार क्या करता है बच्चा? खत्म करता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी लोक सेवाएं जो होती हैं उनमें आवेदन कर सकता है, परीक्षा दे सकता है, और अगर पास हो जाता है तो उस पद को धारण कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। ये तो ठाकुर जी का कुआं है, ठाकुर के कुएं से ठाकुर ही पानी भरेंगे, नीच जाति के व्यक्ति, नीची जाति के व्यक्ति, दलित वगैरह, भंगी वगैरह, चमार वगैरह है, ये यहां से पानी नहीं भर सकते। पहले ऐसा था, और आज भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भेदभाव होता है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। छुआछूत छूने से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उसको कहते हैं छुआछूत की प्रथा, कि अगर नीची जाति के लोगों ने उच्च जाति को छू लिया या फिर वहां पर सांस ले लिया, तो जो उच्च जाति के व्यक्ति जो हैं वो अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी प्रथा जो है वह असमानता का सबसे भद्दा रूप थी, है वर्तमान में भी। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। मतलब समता का अधिकार ही इस छुआछूत को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं, बहुत अच्छे मूल अधिकार जो हैं वो भारतीय नागरिकों को भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। देखिए और आगे क्या खास बात है, उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है, समता का अधिकार चल रहा है। पढ़ रहे हैं क्या? समता का अधिकार। समता के अधिकार के तहत उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या देखो ध्यान रखिए, सेना या, ध्यान से देखना, इसके अंतर्गत कौन से समता के अधिकार के तहत यह व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है बच्चा? कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य के किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आम नागरिक जो हैं उनको कोई उपाधि नहीं प्रदान नहीं करेगा कोई भी राज्य। राज्य का मतलब भारत देश भी है, राज्य का मतलब राजस्थान भी है, राज्य का मतलब तमिलनाडु भी है। समझ गए? कोई भी स्टेट जो है वो राज्य से, राज्य का मतलब है कोई भी स्टेट हो चाहे कोई भी देश हो, वह उसके नागरिकों को शिक्षा के क्षेत्र के अलावा सेना, जैसे सेना वाले कहते हैं मेजर जनरल लगा सकते हैं, मैं मेजर हूं, मैं वो हूं, वो उपाधियां लगा सकते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में लगा सकते हैं कि डॉक्टर फलाना ढिगड़ा, ठीक है, ये लगा सकते हैं। कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियां, पीएचडी है तो डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। जैसे मैं कोई भी स्टूडेंट जो है कोई भी डिग्री लेता है तो अपनी उपाधि लगा सकता है। इसके अलावा सेनापति वगैरह है या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई भी पद के अलावा और कोई भी उपाधि जो है, ठिकानेदार ऐसे नहीं लगा सकता, फलाना ठिकाने का व्यक्ति ऐसा नहीं लगा सकता, ठीक है ना। तो ये उपाधियां जो है उसका अंत करता है ताकि सभी नागरिकों में समानता का भाव पैदा हो, ठीक है। वो ये सोच ले कि मैं तो क्या हूं, यहाँ का पूरे एरिया का ठिकानेदार हूं, मेरा ठिकाना है फलाना ठिकाना है, ढिमका ठिकाना है,
ठीक है, इससे वजह से क्या होगा, वो अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है अन्य नागरिकों पर, तो उन उपाधियों का क्या करता है, ये अंत करता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार समता का अधिकार भारत के लोकतंत्र को भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो। ये ऐसे शब्द हैं जो आप अगर मेंस में लिखते हैं ना तो अच्छे मार्क्स आते हैं, जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो। आगे बात समझ में, क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? प्रस्तावना याद होनी चाहिए, पढ़ी नहीं है, याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पूरी याद होनी चाहिए प्रस्तावना। ठीक है, यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? आप पाएंगे कि प्रस्तावना में क्या है, समानता, ये बीच में कुछ आ गया है, इसको अपन पहले रीड कर लेते हैं। देखिए क्या बताता है, ये खास बात है, बहुत बढ़िया बात है, और ये है ऑब्जेक्टिव निकल करके आ रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी की बुक्स में कहते ना यार मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, अपने दिमाग में कई बार एग्जाम दे करके आते हैं स्टूडेंट, बाहर निकलता है क्या बोलता है, मैंने यार बहुत किताबें पढ़ी है, मैंने उस राइटर की किताबें पढ़ी है, उस राइटर की किताबें पढ़ी है, पर पता नहीं पेपर कहाँ से आया है। अरे आपने कंपटीशन की गाइड पढ़ी है, वो गाइड करती है आपको पेपर कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी के बुक्स में से बनता है। ठीक है, कौन सा बनना है जो एनसीईआरटी की बुक्स में जनरली लिखा होता है, वह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। तो अगर आप तैयारी करते हैं गाइड से तो एनसीईआरटी को पहले रीड करना नहीं भूलें, क्योंकि अधिकतर प्रश्न यहां से बनते हैं। आर्टिकल 16 की बात कर रहे हैं। देखो दो बातें ध्यान में रखनी है, आर्टिकल कौन सा है, 16 है, और पोस्ट में क्या लिख रखा है, 4, मतलब ये है 16, 1, 2, 3 और 4 बातें हैं इसमें। तो चौथी बात भी ये लिख रखा है, क्या बात लिख रखी है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, देखिए इसकी भाषा शैली देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों, काम की बात आई अपने को, पिछड़े हुए नागरिक अपने को ध्यान में रखना है, पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसी पिछड़ा हुआ वर्ग है नागरिकों का जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की जो सेवाएं हैं, कोई नौकरी वगैरह जो है, प्रशासनिक सेवाएं जो हैं, उनमें उनके कोई गिने चुने व्यक्ति लगे हुए हैं। ठीक है, वो पिछड़े हुए हैं और उनके व्यक्ति जो हैं राज्य के अधीन सेवाओं में कम लगे हुए हैं, अर्थात अभी तक भी वो पिछड़े हुए हैं, वो उस अन्य समाज के जो अन्य वर्ग है उसके बराबर नहीं आए हैं। तो ये जो समता का अधिकार है वह उन व्यक्तियों को, राज्य को यह अधिकार देता है कि वो उनको रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर उन व्यक्तियों के बराबर में लेकर के आए। क्योंकि अगर वो पिछड़ गए और एक नौकरी लगा हुआ पहले से ही वो डेवलप्ड हैं और जो दूसरे हैं वो पिछड़े हुए हैं, तो वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा सीधा, क्योंकि उनके बहुत सारी सुविधाएं हैं, एजुकेशन अलग है, घर का माहौल अलग है, गाइड करने वाले अलग हैं, ठीक है, बहुत सारी सुविधाएं, उनके पास स्टडी मटेरियल बहुत अलग है। तो ये और एक व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति जिनको इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, एजुकेशन वैसी नहीं है, कोई गाइड करने वाला ढंग का नहीं है, बुक्स ढंग की नहीं है, एटमोस्फेयर घर का खराब है और मानसिक परेशानियां हैं, तो वो उनके बराबर आने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा। तो राज्य इस निम्न तबके के वर्ग को इनके समान लाने के लिए इनको क्या कर सकता है, इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 16(4). बात समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है कि लोग राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान कि इतने पद इस जाति को दिए जाएंगे, इस वर्ग को दिए जाएंगे, कौन से आर्टिकल के तहत है, आप बताएंगे 16(4). कौन से आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 16(4). बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो
पर आगे से अपन चलो जो रीड कर रहे हैं पहले इसके आगे अपन रीड करेंगे थोड़ा सा, फिर फिनिश करेंगे इसको कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और दो बातों का उल्लेख आगे है, एक तो प्रतिष्ठा की समानता और एक अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है, देखो बताए हैं, अवसर की समानता से क्या समझते हैं? अरे ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इजीली मत समझना इसको, इजी मत समझना, ये बात बड़े काम की बात है। काम की कैसे है बताता हूं। काम की इसलिए है कि आप लोग बताते हैं कि भाई आप लोग इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई कौन कौन सी समता जो के अधिकार के तहत किस प्रकार की समानताएं हैं, आपके मुंह से निकल गया जैसे प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, अलग अलग पूछेंगे। अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं? प्रतिष्ठा की जो है समानता से आप क्या समझते हैं? तो अवसर की समानता क्या है और प्रतिष्ठा की समानता क्या है, इसके बारे में आप ध्यान से देखें कि अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों, देखो खास बात है, तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? जब समाज में सामाजिक विषमताएं इतनी हैं, सामाजिक विषमताएं हैं, तो समान अवसरों का मतलब खत्म हो जाता है। अरे आप दौड़ का आयोजन कर रहे हो और एक व्यक्ति लंगड़ा है और एक दो पैरों वाला है, और उनमें कहोगे कि चलो दौड़, तू भी दौड़ ले भैया, तू तेरा टांग टूटी हुई है, तेरी टांग टूटी हुई है, तू भी दौड़ लेना, और तेरे दोनों टांग हैं, तू भी दौड़ लेना, ठीक है। अब उसके हिसाब से तो क्या कहेंगे भाई, दोनों को अवसर की समानता दे दी, लेकिन क्या है, पहले से ही विषमता मौजूद है, तो अवसर की समानता का मतलब फिनिश हो जाता है। इसलिए क्या कह रहा है आगे, संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा कि नौकरियों में आरक्षण क्यों दिया जाता है, स्कूलों में कॉलेजों में आरक्षण क्यों दिया जाता है, सुना है, और बड़ा चर्चा का विषय है। तो बड़ी काम की बात यहाँ पर आने वाली है, ध्यान से सुनेंगे। आरक्षण के विषय में आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्या है। अगर आरक्षण दे दिया तो समानता कहाँ रही, ये यहाँ पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका क्या हल बताया है इस एनसीईआरटी की बुक ने, क्या बात बताई है। तो आरक्षण, यहाँ आरक्षण क्यों है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को। क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि स्कूलों में, कॉलेजों में और नौकरियों में आरक्षण के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, ठीक है। और आपको संभवतः यह आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद, एक तरफ तो आप समानता के सिद्धांत का पालन करने के लिए कह रहे हैं कि बावजूद यहां आरक्षण क्यों है, तो फिर आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो सुन ले इस बात को ध्यान से। क्या है, वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है, क्या बात है कि वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को, अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। यह खास बात है, ये ध्यान से देखें इस बात को। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए आरक्षण जरूरी है। अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है, आरक्षण जरूरी है। क्या समझे, वो ये कह रहे हैं कि समानता के अधिकार के तहत अवसर की समानता सभी नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाए, सभी नागरिकों को अवसर की समानता दी जाए। लेकिन सामाजिक विषमताएं ऐसी हैं कि आप अवसर की समानता तो दे देंगे, लेकिन सामाजिक विषमताएं पहले से इतनी बड़ी खाई है। एक व्यक्ति आपके ऊपर है, दूसरा व्यक्ति यहां पर है, अब उसको कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपको भी वही अवसर दिया जाता, आप भी फॉर्म भरो, आप भी नौकरी लो, हमारे से टक्कर करो। तो टक्कर कैसे होगी भाई, आप यहां बैठे हो, हम यहां बैठे हैं, प्रश्न बनता है, दिमाग में बात आती है। ये दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं कि एक व्यक्ति क्या है, लंगड़ा है, टूटा हुआ, टांग टूटे हुए, दोनों, एक टांग टूटी हुई है, ठीक है।
दूसरे की दोनों बढ़िया हैं, एक को अच्छा पोषण मिल रहा है, एक को कमजोर है, पोषण नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, विषमता का शिकार है। अब दोनों को कहा जाए कि आपको दौड़ लगानी है, दौड़ के लिए प्रतियोगिता आयोजित होगी और उस प्रतियोगिता में जो जीतेगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। अब भैया दोनों, भाई आपने कह दिया, भाई कह रहा है कि भाई संविधान कह रहा है इसलिए हमने आपको अवसर की समानता दे दी, तू लंगड़ा है तुम्हें क्या करूं, तू भी दौड़ ले, तू भी दौड़ ले, लेकिन क्या उसका मुकाबला कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, उस लंगड़े व्यक्ति को रिजर्वेशन देकर के, कुछ सुविधाएं देकर के, उसको विशेष लाभ देकर के उनके बराबर लाया जाएगा, तब जाकर के उनके बीच में कंपटीशन माना जाएगा। बिना रिजर्वेशन के वो आगे नहीं बढ़ सकता, सीधी सी बात यह है। ठीक है, कोई विशेष सुविधाएं उनको दी जाए तब जाके वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) क्या कह रहा है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए क्या जरूरी है? आरक्षण जरूरी है। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? अनुच्छेद 16(4). ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। ये एक आगे कोई खास बात की है, आप एक न्यायाधीश हैं। देखिए, ये जो बीच में बातें आती है ना, अपने को क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव तो शायद नहीं निकलता होगा और हो सकता है निकल भी जाए, लेकिन आपको वैचारिक मजबूती प्रदान करती है कि आपको निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं, आपके पास अच्छे शब्दों का संग्रह होता है। अगर अपनी इस बात को रीड करेंगे, समझ बढ़ती है टॉपिक के प्रति अपनी। देखिए क्या कह रहा है, आप एक न्यायाधीश हैं, आप एक जज हैं, न्यायाधीश हैं, आपको ओडिशा के पूरे जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। ठीक है, पहले पोस्ट कार्ड चलते थे, आजकल पोस्ट कार्ड नहीं चलते हैं, आजकल सीधा मैसेज कर देते हैं, मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। मान लो फिर भी पोस्ट कार्ड मिलता है, और क्या लिखा उसमें देखिए, उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें कुछ जातियों के विवाह उत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। उड़ीसा में कुछ ऐसी रीत होगी कि जो दलित समुदाय के व्यक्ति जो हैं, उच्च जाति के जो विवाह होते हैं वहां पर दूल्हे के और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है हादी बंधु कि हमने उस प्रथा का त्याग कर दिया है, इसलिए हमें क्या प्रोवाइड करवाया जाए, उन व्यक्तियों से बचाया जाए और हमें संरक्षण दिया जाए। ये कह रहा है कि इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया। जैसे उन्होंने मना किया महिलाओं पर अत्याचार बढ़ के, उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और निर्वस्त्र करके घुमाया गया। अभी घटना जो है वह कहां पर हुई है? मणिपुर में इस प्रकार की घटना हुई है। ठीक है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, फिर उनका क्या कर दिया गया? मर्डर कर दिया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं, दलित समुदाय के बच्चे कहते हैं कि हमारे बच्चे क्या हैं? शिक्षित हैं, और वो कभी उनके विचार अलग हो गए हैं, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के पैर धोए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी, उनको भी जीने का अधिकार है। क्या कह रहे हैं? हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह बाद जूठन हटाने, बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। बढ़िया बात है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। निर्णय करना क्या वास्तव में यहाँ मूल अधिकारों का हनन हुआ है क्या? तो साफ बात है, आप इसमें से सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? आप इनके खिलाफ जिन्होंने महिलाओं के साथ इस प्रकार का किया है, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान करेंगे और सरकार को ये कहेंगे कि आप उस समुदाय के व्यक्ति को संरक्षण तुरंत प्रभाव से प्रदान करें और इनके बच्चों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करें। अगर आप न्यायाधीश से इस प्रकार का डिसीजन देंगे, बिल्कुल ठीक है, नहीं है? ये है मानवता और ये है भारत का संविधान। ये क्या है? मानवता है, ये भारत का संविधान है जो अपने को क्या करता है? इस प्रकार के अधिकार प्रोवाइड करवाता है। तो भारत का संविधान जो है सभी ग्रंथों से महान ग्रंथ है। याद रखें,
अगली क्लास में हम और चर्चा करेंगे इस बुक में क्या क्या खास बातें लिख रखी हैं। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहें।